सिटेन एजुकेयर के ऑनलाइन लेक्चर्स में आप सबका स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले एक्यूरेसी, प्रिसीजन एंड अनसर्टेनिटी। ये यूनिट्स एंड मेजरमेंट का ही एक पार्ट है। तो बहुत लोगों को ऐसे लगता है कि एक्यूरेसी और प्रिसीजन सेम है, ऊपर ऊपर तो ये सेम लगता है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं है। एक्यूरेसी और प्रिसीजन में डिफरेंस है, और वही आज हमें समझना है। और उसके बाद आने वाला है अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी का सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेनेशन देना है तो यू आर नॉट सर्टन अबाउट इट, मीन्स कुछ तो मिस्टेक होने वाली है, कुछ तो एरर्स आने वाले हैं, मतलब गड़बड़ होने वाली है। तो इसके अलग अलग सोर्सेस होते हैं, मतलब अलग अलग रीजंस होते हैं। तो उसके टाइप्स भी पढ़ेंगे, और उनको डील कैसे करना है, उनके साथ डील कैसे करना है, उनको रिमूव कैसे करना है, उनको कम कैसे करना है, क्या टेक्निक्स होंगे, तो उसका एनालिसिस भी हमें करना है। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले एक्यूरेसी से। तो एक्यूरेसी का डेफिनेशन है, एक्यूरेसी इज नथिंग बट accuracy is nothing but how close a measurement important है, how accuracy is how close a measurement is to the actual value of that quantity। मतलब जो हमें एक्सपेक्टेड आंसर है उसके कितना नज़दीक जा सकते हैं, या कितना नज़दीक अपना वैल्यू आ रहा है, उसे कहेंगे एक्यूरेसी। फॉर एग्जांपल, मुझे एक्सपेक्टेड वैल्यू है, लेट अस कंसिडर, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मुझे 10 नंबर मिलना चाहिए, और एक्चुअल में 10 की जगह पे मुझे ये नंबर्स मिल रहे हैं, 7, 8 और 9। तो अब मैं कंपैरिजन करने वाला हूँ 7, 8 और 9 विथ एक्सपेक्टेड वैल्यू 10। और एक्सपेक्टेड वैल्यू को ही एक्चुअल वैल्यू भी कह सकते हो। तो 7 और 10 में डिफरेंस है 3 का, 8 और 10 में डिफरेंस है 2 का, 9 और 10 में डिफरेंस है 1 का, विच इज क्लोजेस्ट टू द 10, 9। तो 7, 8, 9 में सबसे ज़्यादा एक्यूरेसी किसका है? 9 का है। तो accuracy is nothing but how close a measurement is to the actual value. In this case, actual value was considered to be 10, या इसे ही expected value भी कहा जाता है। एक होता है measured value, और दूसरा होता है actual, नहीं तो expected value। तो measured values थे 7, 8, 9, और expected value या actual value था 10। तो इसके नज़दीक सबसे ज़्यादा जो नंबर होगा उसे ज़्यादा एक्यूरेट कहेंगे। उसके बाद नंबर रहेगा 8 का, और सबसे लास्ट में आने वाला है 7। तो 7, 8, 9 में 9 इज मोस्ट एक्यूरेट, के बाद 8, और लास्ट या लीस्ट एक्यूरेट है 7। तो दिस इज हाउ एक्यूरेसी कैन बी डिफाइंड। अब नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। प्रिसीजन। प्रिसीजन इज अ measure of how consistently a device records nearly identical values, that is reproducible results। सो ये अगर हमें समझना है तो इसके लिए भी एक एग्जांपल लेते हैं।
कंसिडर करो एक रीडिंग लिया हमने, इसमें नंबर्स आ रहे हैं 10, 10, 9, 7, 8। और दूसरा एक हमने एक्सपेरिमेंट किया, उसमें मुझे नंबर्स या रीडिंग्स आ रहे हैं 10, 9, 9, 9, 8। और अगर क्वेश्चन है कि इन दोनों में ज़्यादा प्रिसाइज कौन है, तो उसका जवाब होगा ये सेकंड वाला जो रीडिंग है ना, ये वाला। क्योंकि इसमें 9 ये नंबर जो है ना, ये 3 बार रिपीट हो रहा है। फर्स्ट केस में 10 जो नंबर था वो सिर्फ 2 बार रिपीट हो रहा था। तो प्रिसीजन कैसे डिसाइड किया जाएगा? इट इज अ मेजर ऑफ हाउ कंसिस्टेंटली अ डिवाइस रिकॉर्ड्स नियरली आइडेंटिकल वैल्यूज। मतलब जरूरी नहीं हर बार 9 मिलेगा, लेकिन 9 के आसपास के नंबर्स होने चाहिए, क्लोजेस्ट नंबर होने चाहिए। जितने बार आएंगे उतना वो इंस्ट्रूमेंट ज़्यादा प्रिसाइज कहलाएगा। तो एक्यूरेसी मतलब एक्सपेक्टेड वैल्यू के नज़दीक कितना जा रहे हो, और प्रिसीजन या प्रिसाइज वैल्यू मतलब जो भी तुम्हारे रीडिंग्स है उसमें सेम रीडिंग कॉपी कितने बार हो रहा है या रिप्रोड्यूस कितने बार हो रहा है, उसे कहा जाएगा प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट। तो अपने जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं मेजरमेंट, डिफरेंट मेजरमेंट्स करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट्स यूज किए जाते हैं, वो एक्यूरेट भी होने चाहिए और प्रिसाइज भी होने चाहिए। दोनों इंपॉर्टेंट है, एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। तो अब देखते हैं अनसर्टेनिटी क्या होता है। अनसर्टेनिटी इन एन ऑब्जर्वेशन। तो पॉसिबल अनसर्टेनिटीज इन एन ऑब्जर्वेशन may arise due to a following reasons. क्वालिटी ऑफ इंस्ट्रूमेंट यूज, मतलब क्वालिटी के साथ अगर कोई छेड़छाड़ हो रही है तो अनसर्टेनिटीज जनरेट हो सकती है। स्किल ऑफ द पर्सन डूइंग द एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट करने वाला जो आदमी है के पास कितना स्किल है, अच्छा स्किल है या नहीं, उसे ठीक से इंस्ट्रूमेंट हैंडल करना, यूज करना आता है या नहीं, के ऊपर भी बहुत कुछ डिपेंड करता है। यानी अपने जो रिजल्ट्स है, आउटकम्स है, वो डिपेंड करेगा। तीसरा है द मेथड यूज फॉर मेजरमेंट। मतलब इंस्ट्रूमेंट सही है, जस्ट इमेजिन करो, और उसे यूज करने वाला जो यूजर है, आदमी है, वो भी सही है, लेकिन उसके जो तौर तरीके हैं, यानी मेजरमेंट करने का जो मेथड है, वो करेक्ट है या नहीं। वही अगर करेक्ट नहीं होगा तो क्या फ़ायदा ना। ऑब्जर्वर या यूज़र ठीक है, इंस्ट्रूमेंट भी ठीक है, लेकिन उसके मेथड्स ही गलत है, तो भी आंसर गलत आने वाला है, यानी अनसर्टेनिटी आने वाली है, यानी एरर्स आने वाले, यानी मिस्टेक्स होने वाले। तो मेथड कौन सा यूज कर रहे हो वो भी इंपॉर्टेंट है। और लास्ट है एक्सटर्नल और इंटरनल फैक्टर्स अफेक्टिंग द रिजल्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट। अब हमने सब चेक कर लिया और एक्सपेरिमेंट शुरू कर दिया, और अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स यूज कर रहे हैं मेजरमेंट करने। तो अंदर से और बाहर से जो उसके ऊपर असर करने वाले, असर डालने वाले फैक्टर्स है, वो भी हमें कंसिडर करने पड़ेंगे। तो इन्हें कहा जाएगा इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स। अब बताए क्लासिफिकेशन ऑफ एरर्स। एरर्स मतलब ही मिस्टेक्स, और जिसे हमने अनसर्टेनिटी के अंडर पढ़ा था। तो इनके पहले तो दो क्लासिफिकेशन, मतलब क्लासिफिकेशन के ये दो पार्ट्स किए हमने, और यू कैन से टू क्लासेस। सबसे पहला है सिस्टमेटिक एरर्स, और उसके बाद आने वाला है रैंडम एरर्स। तो सिस्टमेटिक एरर जो है, इसके तीन पार्ट्स किए हमने, या यू कैन से सब टाइप्स किए हुए। इंस्ट्रूमेंटल एरर, एरर ड्यू टू इम्परफेक्शन, और तीसरा है पर्सनल एरर। पर्सनल एरर को यू कैन से ऑब्जर्वर्स एरर, क्योंकि अगर वो ऑब्जर्वेशन कर रहा है तो उसमें गलती हो सकती है, और ये जनरली ह्यूमन ही करते हैं, तो इसे ह्यूमन एरर भी कहा जाता है। यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं कि पर्सन यूज कर रहा है इंस्ट्रूमेंट, रोबोट के थ्रू काम नहीं हो रहा है, ऐसे हमें एजम्पशन करना है। तो सिस्टमेटिक एरर के ये तीन टाइप्स हो गए, और उसके बाद नंबर लगता है रैंडम एरर का। और रैंडम एरर को एक्सीडेंटल एरर भी कह सकते हैं, क्योंकि हमें पता नहीं है ये कब कहाँ से आने वाला है, ये अचानक से, यानी सडनली हो सकता है ये।
इसलिए इसे एक्सीडेंटल एरर भी कहा जाता है। अब शुरुआत करते हैं सिस्टमेटिक एरर से। सिस्टमेटिक एरर्स आर एरर्स that are not determined by chance but are introduced by inaccuracy inherent to the system। मतलब सिस्टम के अंदर ही गड़बड़ है। अब सिस्टम में इतने सारे टर्म्स इन्वॉल्व है, लेकिन सिस्टम के अंदर अगर कुछ गड़बड़ हो जाती है तो उसकी वजह से जो कैलकुलेशन में एरर्स आने वाले हैं उनको कहते हैं सिस्टमेटिक एरर्स। उसमें से पहला है इंस्ट्रूमेंटल एरर। इट अराइजेस ड्यू टू डिफेक्टिव कैलिब्रेशन ऑफ एन। अब सबसे पहले कैलिब्रेशन क्या होता है वो देखेंगे, उसके बाद डिफेक्टिव का मतलब, और बाद में इस पूरे स्टेटमेंट का मतलब समझ। तो कैलिब्रेट करना मतलब मेरे पास एक स्टैंडर्ड इंस्ट्रूमेंट, जैसे कि थर्मामीटर, मेरे पास एक स्टैंडर्ड थर्मामीटर बनाया हुआ है, उसके साथ मैं बाकी के थर्मामीटर्स कंपेयर करके उनके ऊपर के मार्किंग्स कर रहा हूँ। तो इस प्रोसेस को कहा जाता है कैलिब्रेशन। मतलब एक होगा स्टैंडर्ड और दूसरा जिसे हम लोग बनाने जा रहे हैं या बनाना चाहते हैं, तो उनका कंपैरिजन किया जाएगा और वो इंस्ट्रूमेंट कॉपी किया जाएगा इन शॉर्ट, अच्छे लैंग्वेज में या सिंपल लैंग्वेज में। लेकिन ये कंपैरिजन का जो प्रोसेस होगा ना, इसे कहा जाता है कैलिब्रेट करना। और कैलिब्रेशन करते समय ही कुछ गड़बड़ हो गई, यानी डिफेक्ट्स आ गए, मैंने मार्किंग ठीक से किए नहीं, ऊपर नीचे हो गए मार्किंग के ऊपर के, या इंस्ट्रूमेंट का मटेरियल चेंज कर दिया मैंने, चेंज कर दिया मतलब गलती से कुछ इम्प्योरिटीज आ गई, तो कैलिब्रेशन गलत होते जाएगा। तो इसे कहा जाता है इंस्ट्रूमेंट के अंदर ही कमी है, यानी गड़बड़ है, तो इंस्ट्रूमेंट की वजह से होने वाला इंस्ट्रूमेंटल एरर। और ये जनरली कैलिब्रेशन की वजह से होता है, कैलिब्रेशन में प्रॉब्लम आने की वजह से होता है। दूसरा, एरर ड्यू टू इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक। मतलब जो हम लोग टेक्निक यूज करने जा रहे हैं ना, जो मेथड यूज कर रहे हैं उसमें ही मिस्टेक है, तो उसकी वजह से जो एरर इंट्रोड्यूस होने वाला है। मतलब इंस्ट्रूमेंट अच्छा है, लेकिन इंस्ट्रूमेंट यूज करने के लिए जो हम लोग मेथड या तौर तरीके यूज कर रहे हैं वो सही नहीं है, तो उसकी वजह से जो एरर जनरेट होगा उसे कहेंगे एरर ड्यू टू इम्परफेक्शन। और इसका एक सिंपल एग्जांपल देना है तो, अगर मुझे लाइन का मेजरमेंट, एक लाइन ड्रॉ किया है हमने और उसका मेजरमेंट करना है, तो मेजरमेंट करने के लिए के नीचे स्केल रखना होता है, स्केल से ही मेजरमेंट करेंगे। मैंने ऐसे बहुत लोगों को ऑब्जर्व किया है, उनको ना पैरेलल स्केल रखना आता ही नहीं है। तब जो लाइन होगी ना, कंसिडर करो यहाँ पे ऐसे एक लाइन है, सॉरी, और इसका मुझे लेंथ मेजर करना है, तो इसके नीचे ये जो स्केल रखनी है ना, वो एग्जैक्ट पैरेलल होनी चाहिए। कुछ लोग क्या करते हैं, स्केल एग्जैगरेशन कर रहा हूँ थोड़ा सा, लेकिन ऐसे रख देते, टेढ़ा रख देते, इतना भी टेढ़ा नहीं रखते, लेकिन थोड़ा सा लेफ्ट कॉर्नर या राइट कॉर्नर ऊपर नीचे हो जाता है। इसकी वजह से इसके इसका जो रीडिंग आने वाला है ना वो बदल जाएगा। तब यहाँ पे स्केल में कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसे यूज करने का जो तरीका है ना, यानी टेक्निक है ना, वो गलत है, इसकी वजह से आंसर गलत आने वाला। तीसरा है पर्सनल एरर यानी ह्यूमन एरर। The errors introduced due to fault of an observer taking reading are called personal error। पर्सन से आने वाला पर्सनल एरर, ये शॉर्टकट है इसका। अब इसका एक बेस्ट एग्जांपल मतलब कंसिडर करो, एक ऑब्जर्वर है, एक मशीन है, उसके ऊपर तीन लाइट्स है, एक लाइट है ग्रीन, दूसरा लाइट है रेड और तीसरा लाइट है येलो। और मैंने जो आदमी बिठाया ये लाइट्स को दिखने देखने के लिए, ऑब्जर्व करने के लिए, उस ऑब्जर्वर को ना आंखों में प्रॉब्लम है, मतलब कलर ब्लाइंड है। तो ग्रीन और येलो जो है ये नज़दीक के वेवलेंथ है,
तो उसे ग्रीन और येलो का अगर ठीक से डिफरेंस नहीं समझ में आ गया, तो ये लाइट देखने के बाद मैंने उसे कुछ तो इंस्ट्रक्शंस दिया कि ये बटन दबाना है, ये लाइट दिखेगा तो वो बटन दबाना है, तो उसका अगर ग्रीन और येलो में कंफ्यूजन हो गया, और कंसिडर करो ये नज़दीक नज़दीक कलर्स है, ग्रीन येलो देन रेड, तो उसका कंफ्यूजन होगा ना। और वो ऑब्जर्वर दूर है, नहीं तो बोलोगे कि फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे लाइट्स नहीं दिखाई देंगे क्या, मतलब कलर समझ में नहीं आ रहा है लेकिन सीक्वेंस नहीं, वो थोड़ा सा दूर है, तो उसे ग्रीन और येलो मिक्स हुआ दिखाई देगा, या वो आइडेंटिफाई नहीं कर सकता, डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएगा। और उसने अगर गलती से कोई बटन दबा दिया, तो एक तो मशीन मतलब जो भी इंस्ट्रक्शन दिया है मशीन बंद होगा या दूसरा मशीन स्टार्ट होगा। तो एरर किसकी वजह से आ रहा है, ऑब्जर्वर के अंदर जो डिफेक्ट्स है, यानी कलर ब्लाइंडनेस इन दिस केस, तो इसे कहा जाएगा ऑब्जर्वर्स एरर, पर्सनल एरर, और यू कैन से ह्यूमन एरर। तो ये थे सिस्टमेटिक एरर के अंदर के 3 पार्ट्स। आगे का पार्ट है रैंडम एरर, द एरर्स विच आर कॉज्ड ड्यू टू minute change in experimental conditions like temperature, pressure change in gas, or fluctuation in voltage while the experiment is being performed, are called random errors। मतलब मैंने एक्सपेरिमेंट तो शुरू कर दिया है, लेकिन अचानक से टेम्परेचर चेंज हो गया या प्रेशर चेंज हो गया, इसका कंट्रोल तो मेरे पास नहीं है, और ये सडनली हो रहा है। या किसी इंस्ट्रूमेंट के अंदर जो हम लोग करंट छोड़ रहे हैं, वोल्टेज छोड़ रहे हैं, उसमें फ्लक्चुएशन आ गया। फ्लक्चुएट होना मतलब उसकी वैल्यू कम ज़्यादा होना। कई बार तुमने देखा होगा एक ट्यूब लाइट है या बल्ब जला है, तो अगर उससे मिलने वाला वोल्टेज कम ज़्यादा हो गया ना, तो फ्लक्चुएट होते रहता है, यानी उसका ब्राइटनेस कम ज़्यादा होते रहता है। दैट इज कॉल्ड फ्लक्चुएशन। फ्लक्चुएट होना मतलब उसका वैल्यू कम ज़्यादा होना, ऊपर नीचे होना। तो रैंडम एरर जो होते हैं या एक्सीडेंटल एरर जो होते हैं ना, इनका कोई कंट्रोल नहीं है, ये कहीं से भी आ सकते हैं, कभी भी आ सकते हैं, मतलब ये बियॉन्ड आवर कंट्रोल है, इसलिए इनको एक्सीडेंटल एरर भी कहा जाता है। दे कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। हाँ, इनसे जो चेंजेस होने वाले, बदलाव होने वाला, टेम्परेचर बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। बढ़ेगा मतलब पॉजिटिव, घटेगा कम होगा मतलब निगेटिव एरर हो गया। रैंडम एरर्स कैन नॉट बी एलिमिनेटेड completely but can be minimized by taking multiple observations and calculating their mean। देखो, इनके पहले जो हमने पढ़ा था ना सिस्टमेटिक एरर्स, हमें पता है ना सिस्टम किससे बनती है, सिस्टम के अंदर कौन से हिस्से हैं, कौन से पार्ट्स हैं, तो उनको हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं आसानी से, या एलिमिनेट भी कर सकते हैं। एलिमिनेट करना मतलब पूरी तरीके से निकाल देना उनको। लेकिन रैंडम एरर जो है ना, वो कहीं भी कब कहीं से भी आते हैं और कभी भी आते हैं, इन शॉर्ट सडनली अचानक से आते हैं, तो इनको पूरी तरह से एलिमिनेट नहीं कर सकते, लेकिन इनको रिड्यूस जरूर कर सकते। अब रिड्यूस करने के लिए क्या करेंगे, मल्टीपल ऑब्जर्वेशन से कई बार एक एक्सपेरिमेंट को दोहराओ, रिपीट करो, और बाद में मतलब एट द एंड उनका मीन निकालो। तो ये ऐसे करने की वजह से ना, जो एरर्स है ना वो धीरे धीरे कम होते जाएंगे, और जब एरर कम होता है तो एक्यूरेसी बढ़ जाता है। एरर एंड एक्यूरेसी आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। अगर एरर ज़्यादा है इसका मतलब एक्यूरेसी कम है, और ऐसा इंस्ट्रूमेंट मतलब बेकार है ना, कोई काम का ही नहीं है, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा एरर्स आ रहे हैं, तो लेस एक्यूरेट या लीस्ट एक्यूरेट। उल्टा, एरर अगर कम होने लग रहा है का मतलब एक्यूरेसी बढ़ रही है, और ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स ही सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं या एक्सेप्ट किए जाएंगे जिनमें कम एरर हो, लीस्ट एरर हो, और एक्यूरेसी ज़्यादा हो। तो अब हमें करना है एरर्स का एनालिसिस। तो सबसे पहले ना अरिथमेटिक मीन किया जाएगा। अरिथमेटिक मीन मीन्स जो भी तुम्हारे पास ऑब्जर्वेशन होते हैं सबको ऐड कर देंगे अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। मीन यानी एवरेज निकालते हैं ना, वैसे। तो ये फॉर्मूला जो अभी मैंने बताया, ये तुम्हारे स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है। तो A1 A2 A3 ऐसे AN तक, मतलब लास्ट टर्म AN है, ऐसे n नंबर ऑफ रीडिंग्स है। अब इनका मीन निकालना है तो उसे कहेंगे ए मीन। और ये कैसे मिलने वाला है, A1 + A2 + A3 ऐसे करते करते +n,
अपॉन एन। तो ये पहला स्टेप है। यहाँ से हम लोग शुरू कर रहे हैं एरर एनालिसिस। और एरर एनालिसिस का सबसे पहला स्टेप होता है अरिथमेटिक मीन फाइंड करना। वो यहाँ से मिल जाएगा और इसे ही समेशन के लैंग्वेज में कन्वर्ट किया है। ये जो अपॉन में है ना, उसे बाहर निकाल दिया तो 1/n हो गया। और ये a1 प्लस a2 प्लस a3 डॉट 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 प्लस an तक जो है उसे लिखेंगे ai। यहाँ पे i का लिमिट होगा, i1 से स्टार्ट होगा और कहाँ तक जाने वाला है n तक। और समेशन है मतलब a1 प्लस a2 प्लस a3 ऐसे टर्म्स। इसे अच्छे से ऑब्जर्व करो और चाहिए तो सब स्क्रीन पॉज करके, वीडियो पॉज करके नोट डाउन भी कर सकते हो। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट स्टेप, एब्सोल्यूट एरर। और एब्सोल्यूट एरर निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, जो अपने पास रीडिंग्स आए ना, सॉरी जो अपने पास रीडिंग आई है एम इन का, उसमें से इंडिविजुअल रीडिंग्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे। जैसे कि अपने पास A1 था, A2 था, A3 था, ऐसे AN तक था। और ए मीन निकाला था ना हमने, तो ए मीन से A1 सब्ट्रैक्ट करो, ए मीन से A2 सब्ट्रैक्ट करो, तो जो एरर्स मिलते जाएंगे इनको कहा जाता है एब्सोल्यूट एरर्स और इसे डिनोट किया जाता है डेल्टा से। अब रीडिंग्स ए में थे तो डेल्टा ए, और फर्स्ट का एब्सोल्यूट एरर निकालना है तो डेल्टा A1 इज इक्वल टू, ये जो वर्टिकल लाइन दिख रहे हैं ना इसे कहा जाता है मॉड। क्योंकि मुझे पता नहीं ना ए मीन बड़ा है या A1 बड़ा है, तो बड़े से छोटा सब्ट्रैक्ट करते हैं तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं, पॉजिटिव आने वाला है। लेकिन अगर छोटे से बड़ा सब्ट्रैक्ट हो गया तो आंसर निगेटिव आता है। फिलहाल हमें सिर्फ डिफरेंस जानना है, साइन में इंटरेस्ट नहीं है। इसे मॉड फंक्शन का यूज किया जाता है, मॉड ए मीन माइनस A1। ऐसे ही डेल्टा A2 के लिए क्या लिख सकते हैं, मॉड ए मीन माइनस A2। और ऐसे करते करते लास्ट में कौन होगा, डेल्टा एन, और इसका फॉर्मूला होने वाला है मॉड ए मीन माइनस AN। तो इससे जो नंबर्स मिलेंगे डेल्टा A1, डेल्टा A2, डेल्टा A3, और लास्ट नंबर होगा डॉट 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 डेल्टा AN। इन सब को कहा जाएगा एब्सोल्यूट एरर्स। अब एब्सोल्यूट एरर के बाद हमें इनका वापस मीन लेना होता है, इसे कहते हैं मीन एब्सोल्यूट एरर। और मीन एब्सोल्यूट एरर मीन्स ये जो डेल्टा A1 से डेल्टा AN तक आए, इन सबको ऐड करेंगे अपॉन n रख देंगे। जैसे फर्स्ट स्टेप में सिंपल मीन निकाला था, यहाँ पे एब्सोल्यूट एरर जो मिले उनकी हम लोग मीन निकाल रहे हैं। तो डेल्टा ए मीन से लेकर, सॉरी डेल्टा ए मीन का फॉर्मूला बनने वाला है डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2, ऐसे करते करते कहाँ तक जाना होगा, डेल्टा AN तक, और अपॉन में n। तो वापस जो डिनोमिनेटर में n था उसे बाहर निकाल दिया तो 1/n बन जाएगा। और ये जो है प्लस वाला सब इसे समेशन के लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दिया। और आई हमेशा 1 से स्टार्ट होगा और n तक जाने वाला है, मतलब n पे जाके खत्म होने वाला। तो ये था मीन एब्सोल्यूट एरर, ये थर्ड स्टेप था। फोर्थ स्टेप आने वाला है रिलेटिव एरर। और जब रिलेटिव ये वर्ड आता है ना, तो जनरली कंपैरिजन होता है, मतलब न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर ऐसे होने वाला है। तो अब तक अपने पास 3 स्टेप्स हो गए थे, एक बार जल्दी से रिवाइज करते हैं। सबसे पहले हमने सिंपल मीन निकाला या अरिथमेटिक मीन निकाला, उसके बाद डिफरेंसेस लिए थे तो उसे एब्सोल्यूट एरर बोला गया। उसके बाद जो एब्सोल्यूट एरर्स है उनका आपस में मीन निकाल लिया तो उसे कहेंगे मीन एब्सोल्यूट एरर। ये 3 स्टेप्स हुए थे। अब जो पढ़ रहे हैं उसका नाम है रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर के अंदर रेशो लिया जाता है। किसका रेशो लिया जाएगा, डेल्टा ए मीन, थर्ड स्टेप अपॉन फर्स्ट स्टेप ए मीन। तो इनका जो आंसर आएगा दिस इज नोन एज रिलेटिव एरर। और लास्ट में होता है परसेंटेज एरर, क्योंकि हमें रेशो तो मिल गया, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर तो हो गया। अब जब हमें परसेंटेज निकालना हो, तो ये जो आंसर मिला है ना रिलेटिव एरर का,
से इंटू 100 कर देंगे, क्योंकि 100 से मल्टीप्लाई करते हो तो जो नंबर मिल जाता है वो परसेंटेज में ही कन्वर्ट हो जाता है। ऐसे डेल्टा ए मीन अपॉन ए मीन इंटू 100। तो टोटल 5 स्टेप्स है, इसे कहा जाता है एरर एनालिसिस। मतलब जो एरर्स है, मिस्टेक्स है, वो A1 A2 A3 ऐसे AN तक रीडिंग्स लिए हमने। स्टेप नंबर 1 था उनका मीन निकाला, एरिथमेटिक मीन। उसके बाद में हमने उनके बीच के डिफरेंसेस निकाले, और हमें सिर्फ नंबर में इंटरेस्ट था, प्लस माइनस में नहीं, इसलिए मॉड फंक्शन लिया था। तो डेल्टा A1 डेल्टा A2 डेल्टा A3 ये सब मिलते गए, बाद में उनका मीन निकाला गया, तो नाम बन गया मीन एब्सोल्यूट एरर। अब ये जो मीन एब्सोल्यूट एरर है, यानी स्टेप नंबर 3 अपॉन स्टेप नंबर 1, मतलब एरिथमेटिक मीन कर दिया, तो डेल्टा ए मीन अपॉन ए मीन से हमें रिलेटिव एरर मिल गया। और इसी रिलेटिव एरर को अगर मैं 100 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, देन इट बिकम्स परसेंटेज एरर। तो नेक्स्ट पार्ट है कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स। मतलब अगर मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया है और उसके अंदर 2 या 3 क्वांटिटीज है, और वो 2 क्वांटिटीज का कॉम्बिनेशन करके मुझे तीसरा क्वांटिटी मिल रहा है। मतलब तीसरा क्वांटिटी पहले 2 क्वांटिटीज के ऊपर डिपेंडेंट है। अब ये डिपेंडेंसी प्लस से भी हो सकती है, माइनस से भी हो सकती है, इनटू भी हो सकता है, या अपॉन में भी हो सकता है, या कभी कभी तो पावर में भी आ सकता है। इसलिए इसके हमने 3 सब टाइप्स किए कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स के। तो सबसे पहला है एरर्स इन सम एंड इन डिफरेंस। मतलब सम यानी प्लस और डिफरेंस यानी माइनस। तो एक एग्जांपल लेते हैं। अगर मेरे पास z नाम का क्वांटिटी है जो कि a प्लस बी के ऊपर डिपेंडेंट है, मतलब a प्लस बी करने से मुझे z मिल रहा है, तो अब जहाँ जहाँ पे डेल्टा यानी ट्रायंगल का सिंबल आने वाला है ना, वो उस क्वांटिटी के अंदर के एरर्स होंगे। जैसे कि a के अंदर जो एरर होगा उसे डेल्टा a कहेंगे, b के अंदर जो एरर होगा उसे डेल्टा b कहेंगे, और z के अंदर जो एरर होगा उसे डेल्टा z कहेंगे। और एरर दोनों टाइप के हो सकते हैं ना, प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, मतलब पॉजिटिव एंड नेगेटिव। सी ए के अंदर जो एरर होगा वो ओरिजिनल वैल्यू में ऐड करेंगे, यानी ए प्लस माइनस डेल्टा है, इनसे हमें कंप्लीट ए मिलने वाला। ओरिजिनल बी के अंदर उसी का एरर ऐड और सब्ट्रैक्ट दोनों कर देंगे, प्लस माइनस डेल्टा भी, तो हमें टोटल वैल्यू मिलने वाली। और सेम अगर मैं ए के अंदर प्लस ए माइनस प्लस माइनस डेल्टा ए कर रहा हूँ, बी के अंदर प्लस माइनस डेल्टा बी कर रहा हूँ, तो z के अंदर भी मुझे प्लस माइनस डेल्टा z करना हो। तो गिवन क्या है, z इज इक्वल टू ए प्लस बी, और यहाँ पे प्लस की जगह पे माइनस भी होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब जैसे ही एरर इंट्रोड्यूस होंगे, मुझे z के अंदर उसका एरर प्लस माइनस करना है, ए के अंदर उसका एरर प्लस माइनस करना है, और बी के अंदर उसका एरर प्लस माइनस। और गिवन में ए प्लस बी था, तो यहाँ पे प्लस कॉमन है, मतलब प्लस कॉपी किया है हमने, वो चेंज नहीं करेंगे, ये वाला प्लस ये यहाँ से आया है। ठीक है। अब इस ब्रैकेट को, सारे ब्रैकेट्स को ओपन कर देंगे, तो ए और बी का एडिशन ए प्लस बी, और बचे हुए डेल्टा ए डेल्टा बी, लेकिन विथ प्लस माइनस साइन, तो प्लस माइनस डेल्टा है प्लस माइनस डेल्टा बी। और एल एच एस पे क्या है, जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड, लेकिन जेड की वैल्यू तो ए प्लस बी है ना, तो यहाँ से जेड और यहाँ से ए प्लस बी कैंसिल हो जाएगा, वी लेफ्ट विथ प्लस माइनस डेल्टा जेड प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा बी, इतने ही टर्म्स बचे। और यही डिफरेंस से भी हम लोग दिखा सकते हैं, सेम रिजल्ट मिलने वाला है, पे कोई चेंज नहीं होगा। अब मैक्सिमम एरर्स की अगर बात करते हैं ना, तो एरर्स हमेशा ऐड करने हैं, तो डेल्टा जेड जो होगा ना वो लिखा जाएगा डेल्टा ए
प्लस डेल्टा बी, ऐसे लिखा जाएगा कि मैक्सिमम एरर्स है ना, तो सिर्फ प्लस साइन का यूज करेंगे, माइनस साइन को गायब कर देंगे, मैक्सिमम कंडीशन निकालनी है तो। हाँ, अब इसके कॉम्बिनेशन तो बन सकते हैं, मतलब ए के पास प्लस माइनस था, सॉरी डेल्टा ए के पास प्लस माइनस था और डेल्टा बी के साथ भी प्लस माइनस था, तो इनके कॉम्बिनेशन ऐसे बनेंगे, डेल्टा ए पॉजिटिव, डेल्टा बी भी पॉजिटिव, डेल्टा ए निगेटिव, डेल्टा बी भी निगेटिव, दो हो गए। अब डेल्टा ए पॉजिटिव, डेल्टा बी निगेटिव एंड डेल्टा ए निगेटिव, डेल्टा बी पॉजिटिव, तो और दो हो गए। उनमें से मैंने मैक्सिमम एरर का कंडीशन यूज किया। मैक्सिमम एरर में हमेशा एडिशन होती है, यानी एडिशन करने के बाद ये एरर्स मैक्सिमाइज हो जाएंगे। हमें काम ना हमेशा मैक्सिमम एरर के लिए करना है, ज़्यादा से ज़्यादा कितना एरर आ सकता है, इसके लिए हम लोग प्रिकॉशन लेंगे। और एक बार ज़्यादा से ज़्यादा कितना एरर आने वाला है ये हमें पता चल गया, बाकी के एरर जो होंगे बचे हुए तीन कॉम्बिनेशन वो तो उससे छोटे ही होंगे ना। इसलिए मैक्सिमम एरर के लिए हमेशा एडिशन करनी है। तो ये था कॉम्बिनेशन ऑफ एरर का सबसे पहला पार्ट, सम एंड डिफरेंस। ऐसे ही हमें आगे पढ़ना है प्रोडक्ट एंड डिवीजन, और जो प्रोडक्ट के लिए होता है सिमिलर पैटर्न डिवीजन में आने वाला है। और प्रोडक्ट से जल्दी पता चलता है, तो इसलिए हमने प्रोडक्ट का एग्जांपल लिया। तो पिछले एग्जांपल में जैसे z इज इक्वल टू ए प्लस बी था, वैसे यहाँ पे z इज इक्वल टू ए इंटू बी होगा, इंटू मतलब ही मल्टीप्लीकेशन, और यू कैन से ए और बी का प्रोडक्ट हमें z ये वैल्यू दे रहा है। उसी में मतलब लास्ट न्यूमेरिकल में या लास्ट एग्जांपल में जैसे किया था ना, वैसे ही ए के अंदर एरर होगा डेल्टा है, लेकिन वो प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है। बी के अंदर होगा डेल्टा बी एरर, वो भी प्लस हो सकता है माइनस हो सकता है। और इन दोनों की वजह से जेड के अंदर जो एरर आने वाला है उसे कहेंगे प्लस माइनस डेल्टा जेड। अब इन तीनों के एरर्स इंट्रोड्यूस करेंगे, तो जेड के अंदर प्लस माइनस डेल्टा जेड कर दिया इज इक्वल टू ए के अंदर प्लस माइनस डेल्टा है, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और बीच में कोई सिंबल नहीं है ना, मतलब ये इंटू है, मल्टीप्लीकेशन हो रहा है क्योंकि प्रोडक्ट एरर्स इन प्रोडक्ट चल रहा है। बी के अंदर के एरर प्लस माइनस कर दिए उसके साथ, तो बी प्लस माइनस डेल्टा बी। तो यहाँ पे टोटल दो टर्म्स, यहाँ पे दो टर्म्स, इनका एक्सपांशन करेंगे ना टोटल चार टर्म्स बनेंगे। कैसे? ए इंटू बी कर दिया, उसके बाद साइन है प्लस माइनस ए डेल्टा बी लिख दिया, ए डेल्टा बी। साइन है प्लस माइनस लिख देंगे प्लस माइनस बी का मल्टीप्लीकेशन डेल्टा ए के साथ, और लास्ट में प्लस माइनस साइन डेल्टा ए डेल्टा बी। और एलएचएस में क्या था? जेड तो जेड और ए बी इक्वल थे ना, जेड और ए बी को गायब कर देंगे, तो अपने पास बचा क्या? डेल्टा जेड इज इक्वल टू प्लस माइनस ए डेल्टा बी प्लस माइनस बी डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा ए डेल्टा बी। मैं पूरे इक्वेशन को मतलब एलएचएस और आरएचएस को वापस जेड से डिवाइड कर रहा हूँ, तो डेल्टा जेड अपॉन जेड आ जाएगा एलएचएस में, ये वाला टर्म। ये अपना स्टेप थोड़ा अलग है, मैं अलग तरीके से समझा रहा हूँ। तो ये वन वैसे भी ये यहाँ से और यहाँ से कैंसिल हो, तो बचेगा क्या? डेल्टा जेड अपॉन जेड, और जेड की वैल्यू ए बी है, ये भूलना नहीं है। तो ए डेल्टा बी अपॉन ए बी, ए कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या? डेल्टा बी अपॉन बी, ये बचने वाला। सिमिलरली यहाँ पे क्या बचेगा? ऊपर और नीचे से बी भी कैंसिल होगा और बचेगा डेल्टा ए अपॉन ए। और ये जो है ना, ये निग्लिजिबल टर्म्स कंसिडर किए जाएंगे। तो सिंपल रीजन ये है, डेल्टा ए और डेल्टा बी, डेल्टा मतलब एरर्स है ना, और अपॉन में मैं ए बी कर रहा हूँ। एरर्स हमेशा छोटे ही होते हैं ना, इफ यू रिमेंबर एरर्स कम होने चाहिए ना, मैं मिनिमाइज करना था ना हमें एरर को। तो डेल्टा ए डेल्टा बी ये न्यूमरेटर है, अपॉन में ए इंटू बी ये ओरिजिनल नंबर है, तो बहुत छोटा न्यूमरेटर अपॉन में बहुत बड़ा डिनोमिनेटर। इनका जो आंसर आता है ना वो 0.00 में आएगा या 0.0 में आएगा, विच इज़ वेरी निग्लिजिबल।
तो लास्ट के टर्म्स ना उनको निग्लिजिबल कंसिडर करेंगे। तो अपने पास बचेगा प्लस माइनस डेल्टा जेड अपॉन जेड प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए प्लस माइनस डेल्टा बी अपॉन बी। और मैक्सिमम एरर के लिए माइनस वाले साइन निकाल देंगे और हमें मिलने वाला है डेल्टा जेड अपॉन जेड इज इक्वल टू डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। जैसे कि पिछले एग्जाम्पल में भी प्लस माइनस में सारे नंबर्स आए थे या सिंबल्स आए थे और एंड में हमने माइनस साइन को निकाल दिया था, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू कितना आ सकता है उसके लिए हमें काम करना है। एक बार हमें मैक्सिमम एरर कितना है ये पता चल गया ना, तो उसके लिए हमें सिस्टम डिज़ाइन करनी है या उसके लिए प्रिकॉशंस लेने हैं। तो बाकी के सारे एरर्स तो उससे छोटे ही होंगे ना, तो आसानी से उनको मतलब उनको एलिमिनेट कर सकते हैं या रिड्यूस कर सकते हैं। तो पहला था सम एंड डिफरेंस, दूसरा था प्रोडक्ट एंड डिवीजन। और प्रोडक्ट और डिवीजन का आंसर सेम ही है जैसे सम एंड डिफरेंस का आंसर सेम आ रहा था। तो अब नेक्स्ट पार्ट जो है वो है एरर ड्यू टू द पावर। और पावर को ना अलग अलग नाम है, कुछ लोग ऑर्डर कहते हैं, कुछ लोग इंडेक्स कहते हैं, कुछ लोग डिग्री, सबका मतलब एक ही है, रेस टू, ऊपर जो लिखते हैं ना वही। तो अब कंसिडर करो हमें गिवन में दिया हुआ है z इज इक्वल टू ए क्यूब, और ए के अंदर जो गड़बड़ हो रही है ना उसके वजह से z के अंदर कितनी गड़बड़ हो रही है। गड़बड़ का मतलब मिस्टेक, एरर्स, ये हमें फाइंड करना। तो सबसे पहले ए क्यूब को ना ए से लिखा जाएगा। यहाँ पे ए स्क्वायर होता तो ए इंटू ए लिखते हैं, ए रेस टू 4 होता तो ए लिखा जाता। ए क्यूब है मतलब 3 बार ए इंटू। अब अपने पास ना प्रोडक्ट एंड डिवीजन मतलब इसके जस्ट इसके पहला वाला जो डेरिवेशन किया था उसका रिजल्ट है डेल्टा जेड अपॉन जेड इज इक्वल टू डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी था। अब यहाँ पे बी मतलब डेल्टा ए अपॉन है, कितने बार भी मतलब सेम नंबर रिपीट हो रहा है ना, तो ये कितने बार भी लिख सकते हैं। यहाँ पे ए क्यूब हो रहा था इसलिए हमने क्या किया, डेल्टा बी अपॉन बी की जगह पे डेल्टा ए अपॉन ए प्लस वापस तीसरा डेल्टा ए अपॉन ए। तो ये 3 बार हो रहा है ना, तो इसे ही कैसे लिख सकते हैं, 3 टाइम्स डेल्टा ए अपॉन ए। तो ये जो ए क्यूब था ना मतलब ए के पावर में 3 था ना, वो मल्टीप्लीकेशन में आ गया ऐसे, और वो मल्टीप्लीकेशन में आ गया मतलब एन नीचे उतर गया और लेफ्ट साइड में आके बैठ गया ए के। तो डेल्टा जेड अपॉन जेड कैन बी रिटन एज एन टाइम्स डेल्टा ए अपॉन, और इसका ही एक्सटेंडेड वर्जन दिया हुआ है। यहाँ पे कैसे जेड सिंपल था ए क्यूब, लेकिन ऐसे भी तो हो सकता है ए रेस टू पी बी रेस टू क्यू अपॉन सी रेस टू आर। तो सबके साथ यही करना है, सबके पावर्स उतारेंगे और उनका रिलेटिव एरर लिखेंगे। जैसे कि यहाँ पे ए रेस टू पी है, पी को नीचे उतार दिया डेल्टा ए अपॉन है, प्लस मैक्सिमम एरर निकालना है मतलब हमेशा प्लस करना है। पी के पावर में क्यू है तो क्यू मल्टीप्लाई बाय डेल्टा बी अपॉन प्लस सी के पावर में आर था तो आर मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा सी अपॉन सी। इसे कहते हैं जनरल फॉर्मूला। तो ये 3 कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स पढ़े हमने। सबसे पहला था सम एंड डिफरेंस, दूसरा था प्रोडक्ट एंड डिवीजन, और तीसरा था इंडेक्स यानी पावर में अगर होगा तो क्या करना है। अब आते हैं न्यूमेरिकल सेक्शन के ऊपर। मैं गिवन में दिया हुआ है एक्सेशन ड्यू टू ग्रेविटी is determined by using a simple pendulum of length L is equal to, ये 1 नहीं है ये L है, L is equal to ब्रैकेट के अंदर 100 प्लस माइनस 0.1, और ये सारा मेजरमेंट CGS में हो रहा है मतलब cm सेंटीमीटर। इफ इट्स टाइम पीरियड इट्स t 2 प्लस माइनस 0.01 सेकंड, फाइंड द मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ g। सबसे पहली बात, ये प्लस माइनस के बाद जो नंबर्स आ रहे हैं ना वो उन क्वांटिटीज के अंदर के एरर्स होते हैं। यानी जैसे हमने ए के अंदर डेल्टा ए देखा था, बी के अंदर डेल्टा बी देखा था, जेड के अंदर डेल्टा जेड देखा था, तो ए प्लस माइनस डेल्टा ए था ना। वैसे यहाँ पे ओरिजिनल लेंथ 100 सेंटीमीटर है, के अंदर का जो एरर है ना यानी डेल्टा एल वो दिया हुआ है 0.1। ओरिजिनल टाइम पीरियड 2 सेकंड है, उसके अंदर जो एरर है ना यानी डेल्टा टी ये दिया हुआ है प्लस माइनस 0.01 से।
और हमें फाइंड करना है परसेंटेज एरर, मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ जी। इन शॉर्ट हमें डेल्टा जी अपॉन जी इंटू 100 ये फाइंड करना है। सबसे पहले टाइम पीरियड का फॉर्मूला टी इज इक्वल टू 2 पाई रूट ऑफ एल बाई जी होता है, और ये हमने डिराइव किया था इफ यू रिमेंबर डायमेंशन एनालिसिस के जो एप्लीकेशन से हमने रिलेटेड फिजिकल क्वांटिटीज मतलब प्रोपोर्शनैलिटी या एक्सपेरिमेंट से मिलने वाले क्वांटिटीज पता है तो उनके बीच का एक रिलेशनशिप एस्टेब्लिश कर सकते हैं, उसमें हमने ये सब फाइंड किया था। दिस इज नोन एज फॉर्मूला फॉर टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम। अब हमें तो जी तक पहुंचना है ना, जी रूट के अंदर है तो सबसे पहला काम होगा रूट से छुटकारा पाना, इससे दोनों साइड में स्क्वायर कर दिया तो ये बन गया टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर एल अपॉन जी, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ये तो हमें पता ही है। अब जी को एक साइड में भेज देंगे, बाकी के सारे टर्म दूसरे, तो जी इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर इंटू एल अपॉन टी स्क्वायर। इसमें से 4 पाई स्क्वायर है ना, ये कांस्टेंट है, याद रखना है। डायमेंशनल एनालिसिस और एरर एनालिसिस में ये जो कांस्टेंट्स आते हैं ना उनसे हमें कोई लेना देना नहीं है, कुछ भी रहने दो यहाँ पे, वो तो फिक्स है, वो चेंज क्यों होंगे ना, हमें वेरिएबल्स में इंटरेस्ट होता है, इसलिए 4 पाई स्क्वायर को नेक्स्ट स्टेप में गायब करेंगे। यहाँ पे कुछ भी होता है ना नंबर, सिर्फ पाई या 4 अपॉन पाई या पाई अपॉन 4 कुछ भी होता तो उसे भी गायब ही कर देते। तो अब रिलेटिव एरर का कंसेप्ट लगाएंगे, डेल्टा जी अपॉन जी इज इक्वल टू एल, एल के पावर में कोई नहीं है मतलब 1, तो डेल्टा एल अपॉन एल, टी स्क्वायर है मतलब टी के पावर में 2 है तो प्लस 2 टाइम्स डेल्टा टी अपॉन टी। अब जो भी हमें नंबर्स दिए गए वो पुट करेंगे, डेल्टा एल कितना था 0.1, लिख दिया 0.1, ओरिजिनल लेंथ 100 अपॉन में 100, प्लस साइन है प्लस साइन, 2 लिखा 2 कॉपी किया, डेल्टा टी मतलब ये प्लस माइनस के बाद 0.01 लिख दिया, 0.01, 2 भी लिखा 2 इंटू 0 अपॉन में ओरिजिनल टाइम पीरियड कितना है 2, ओरिजिनल टाइम पीरियड 2, यहाँ पे 2 2 कैंसिल हो जाएगा, और परसेंटेज निकालने जा रहे हैं ना तो इंटू 100 तो करना ही पड़ेगा, इसलिए ब्रैकेट के बाहर 100, ये जो है ये 2 2 तो कैंसिल हो गया, 0.1 अपॉन 100 इंटू 100 करेंगे, 100 100 कैंसिल, बचेगा 0.1। समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूँ, और यहाँ से 2 2 कैंसिल हुआ था तो 0.01 इंटू 100 करोगे तो मिलेगा 1, तो ये 0.1 और इसका आंसर 1, 1 प्लस 0.1 करोगे तो मिलेगा 1.1। तो लेंथ के अंदर एरर था प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर, टाइम पीरियड के अंदर एरर था 0.01 प्लस माइनस ऑब्वियसली सेकंड, और इसकी वजह से जो ग्रेविटी की मेजरमेंट करने जा रहे हैं उल्टा, टाइम पीरियड पता है लेंथ पता है तो उस जगह की ग्रेविटी कितनी होगी, व्हाट इज द एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट दैट प्लेस, ये फाइंड करने जा रहे थे। तो ग्रेविटी के मेजरमेंट में जो परसेंटेज एरर आने वाला है होगा 1.1%। So this is how error analysis can be implemented to find out percentage errors or any type of errors in the measurement. नेक्स्ट पार्ट है सिग्निफिकेंट फिगर्स। सबसे पहले सिग्निफिकेंट फिगर्स का मतलब समझते हैं। सिग्निफिकेंस देना मतलब इंपॉर्टेंस देना। अब कैसे होने वाला है, आगे बड़े या छोटे नंबर्स आएंगे उनके अंदर बहुत सारे डिजिट्स होंगे, में से कौन से डिजिट के अंदर कौन से डिजिट के ऊपर हमें स्ट्रेस देना है, इन द सेंस ध्यान रखना है, और कौन से डिजिट्स हम लोग छोड़ भी देते हैं, निग्लेक्ट भी करते हैं तो कोई नुकसान नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इनके लिए हमने रूल्स बनाए हुए हैं, इनको कहा जाता है सिग्निफिकेंट फिगर। तो सबसे पहला रूल है ऑल द नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। फॉर एग्जाम्पल इफ द वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट इज 178.43 cm3, अब इसमें एक भी जीरो नहीं है मतलब सारे के सारे नॉन जीरो है, तो रूल नंबर 1 क्या कहता है, ऑल द नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। तो सबको गिनेंगे 17843, टोटल डिजिट्स हो गए 5, तो इसमें देयर आर 5 सिग्निफिकेंट डिजिट्स विच आर 1 7 8 4 एंड 3। तो रूल नंबर 1 बहुत ईजी है, ये धीरे धीरे ना थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होते जाएगा, लेकिन कुछ नहीं, ठीक से ध्यान देते तो सब समझ में आ जाएगा। रूल नंबर 2, ऑल द zeros between two non-zero digits are
सिग्निफिकेंट। मतलब जीरो अगर बीच में आ रहा है, बीच में आ रहा है मतलब उसके लेफ्ट में भी नॉन जीरो होना चाहिए और राइट में भी नॉन जीरो नंबर, तो उस जीरो को सिग्निफिकेंट कहना है, यानी उसे भी मेजर करना है। जैसे कि 165.02, फिलहाल डेसिमल को कर दो गायब, तो जीरो के लेफ्ट में है 5 और जीरो के राइट में है 2, दोनों के दोनों नॉन जीरो नंबर है, तो ये जीरो को भी सिग्निफिकेंस देना है, मेजर करना है। तो इसमें डिजिट्स हो गए 1 2 3 4 एंड 5, मतलब सबको मेजर करेंगे क्योंकि बाकी के सारे तो नॉन जीरो थे और जीरो के लेफ्ट राइट में भी नॉन जीरो है, तो इसमें भी 5 सिग्निफिकेंट डिजिट्स है। रूल नंबर 3 कहता है इफ द नंबर इज लेस देन 1, ठीक से, यहाँ से थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ने वाला है। इफ द नंबर इज लेस देन 1, लेस देन 1 मतलब वो 0 पॉइंट समथिंग होना है, तो जीरो और जीरोज ऑन द right of the decimal point and to the left of the first non-zero digit are not significant। एग्जाम्पल से और अच्छे समझ में आएगा। नंबर दिया हुआ है 0.001405, तो नंबर सबसे पहले लेस देन वन है या नहीं चेक करते, 0 पॉइंट समथिंग में दिया है मतलब नंबर लेस देन वन है, तो ये रूल अप्लाई कर सकते हैं। अब डेसिमल पॉइंट जो है ना, इसके राइट के जीरो, जीरो या जीरो जितने भी है, और पहला नॉन जीरो डिजिट के लेफ्ट में, पहला नॉन जीरो डिजिट कौन है, 1, के लेफ्ट में कितने जीरो है, 2, तो डेसिमल के राइट में और फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के लेफ्ट में जितने भी जीरो है, इन सब को नॉन सिग्निफिकेंट है, सब कंसिडर नहीं करना है। तो बच्चे कौन से नंबर 1 4 0 5, ये जीरो को मेजर करेंगे क्योंकि इस जीरो के लेफ्ट में 4 है और राइट में 5 है। तो रूल नंबर 2 क्या कहता है, अगर दो नॉन जीरो के बीच में जीरो आ रहा है तो जीरो को मेजर करना है, तो ये लेफ्ट के तीन जो है ना इनको गायब कर देंगे, बचा कौन, 1 4 0 5, और ये जीरो को गिनना है, टोटल 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए। ये था रूल नंबर 3। रूल नंबर 4, द zeros on the right hand side of the last non zero number are significant। राइट साइड में सबसे लास्ट नॉन जीरो नंबर के राइट में जो भी जीरो या जीरोज होंगे सबको मेजर करेंगे, आर सिग्निफिकेंट बोला है। बट फॉर दिस द नंबर मस्ट बी रिटन विथ डेसिमल पॉइंट, जैसे कि इन्होंने बोला है 1.500, मतलब डेसिमल है, तो इस 5 के राइट साइड में, 5 ये लास्ट नॉन जीरो नंबर है, उसके राइट में जो भी जीरो है ना उनको मेजर करेंगे, दे आर सिग्निफिकेंट। तो 1 2 3 4, इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स है या डिजिट्स है, फिगर्स मतलब ही डिजिट्स। ये 0.0150, अब इसमें थर्ड और फोर्थ साथ में यूज करना है, डेसिमल में है ना नंबर, डेसिमल के राइट साइड का जीरो और पहले नॉन जीरो के लेफ्ट साइड का जीरो, इनको कंसिडर नहीं करना है, तो बचे कौन 1 5 और ये लास्ट के दो जीरो, इनको गिनना है। रूल नंबर 4 यही तो कहता है। तो यहाँ पे थर्ड और फोर्थ दोनों कंबाइनली यूज किया है, कॉम्बिनेशन, तो इसमें भी 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स है। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स के लिए 4 ही रूल्स है, पहले दो तो बहुत ही सिंपल है, थर्ड और फोर्थ में भी फोर्थ ज़्यादा इजी है, थर्ड थोड़ा सा ट्रिकी है, तो ये अच्छे से पढ़ेंगे ना तो इनके ऊपर के न्यूमेरिकल्स भी इजीली सॉल्व हो जाते हैं। इस चैप्टर का लास्ट पार्ट है ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ये जनरली बहुत बड़ा नंबर या बहुत छोटा नंबर रिप्रेजेंट करने के लिए यूज किया जाता है, और इसका रूल ये है जो भी नंबर होगा वो इस फॉर्मेट में लिखना है हमें, a×10⁻n, और ये बहुत बड़े और बहुत छोटे नंबर्स के लिए अप्लाई करें। ए जो है ना इसके ऊपर रेस्ट्रिक्शन है, ए 0.5 के बराबर हो सकता है, 0.5 से बड़ा भी हो सकता है, लेकिन 5 से हमेशा इसे छोटा ही रहना होगा। तो यहाँ पे एन जो होगा वो इंटीजर होगा और इसे ही कहेंगे ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। जैसे कि कंसिडर करो मेरे पास अर्थ का रेडियस है और अर्थ के रेडियस का नंबर 6400 किलोमीटर है, और ऐसा यूनिट तो मीटर होता है। सबसे पहले क्या करेंगे, 64 इंटू 10⁵ लिखेंगे। अब ये 5 कहाँ से आए, एक तो मुझे किलोमीटर से मीटर जाना है,
मतलब 3 जीरोस बढ़ाने होंगे, और ऑलरेडी 2 जीरोस थे ना, तो 3 + 2 कितना हो गया, 5। तो अर्थ का रेडियस 64 × 10⁵ लेकिन अगर मुझे इसका सही तरीके से लिखना है, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड निकालना है, तो ये जो नंबर है ये कैसे होना चाहिए, 0.5 और 5 के बीच में होना चाहिए। तो इसलिए क्या करना होगा मुझे, ऐसे अगर एक बार मल्टीप्लाई डिवाइड बाय कन्वर्ट करना है इन चौड़ी से, एक मैनिपुलेट करना है, कन्वर्ट करना है इन द सेंस बिना मीनिंग चेंज किए नंबर्स जैसे हमें चाहिए उस फॉर्मेट में लाएंगे। मैं मल्टीप्लाई बाय 10 कर रहा हूँ और डिवाइड बाय भी 10 कर रहा हूँ। तो 5 + 1 6 हो जाएगा, और ये अपॉन का जो 10 है उसकी वजह से ये बनने वाला है 6.4। देखो बहुत जगह पे ऐसे ही नंबर लिखा रहता है, लेकिन ये ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड के हिसाब से गलत है, कैसे पता चल जाएगा, × 10⁶ हो गया। लेकिन अभी भी ये जो 6.4 है ये 5 से बड़ा ही है, हमें 5 से छोटा और 0.5 के बराबर या 0.5 से बड़ा चाहिए। तो और एक बार मैं अगर डेसिमल शिफ्ट करता हूँ ना लेफ्ट में, तो ये बन जाएगा 0.64 × 10⁻⁶ मीटर। ऑब्वियस ये सब मीटर में काम। अब यहाँ पे जो नंबर है ना 0.64, ये देखो 0.5 और 5 के रेंज में बैठ रहा है। तो यहाँ पे n जो इंटीजर है ना 7, 7 को कहा जाएगा ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। और सिर्फ पॉजिटिव के लिए नहीं, ऐसे एक नेगेटिव के लिए भी नंबर लेके देख सकते हैं। तो लेट अस कंसिडर, मेरे पास एक एटम है, रैंडम ऐसे ही नंबर लेते हैं, उसका रेडियस मेजर कर रहा हूँ मैं। तो उसका रेडियस आ गया लेट अस कंसिडर 7 नैनोमीटर। अब नैनो मतलब होता है 10⁹ तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 7 × 10⁻, सॉरी 9 नहीं, -9, 9 मतलब गीगा हो जाएगा। ये एटम या न्यूक्लियस से रिलेटेड काम कर रहे हैं। लेकिन 7 जो है यहाँ पे, ये तो 5 के बाहर हो गया, मतलब 0.5 और 5 से ऊपर हो गया। तो इस रेंज में लाने के लिए क्या करना होगा मुझे, मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 10, और डिवाइड बाय 10 जो है उसकी वजह से ये 0.7 बन जाएगा। और यहाँ पे क्या करना होगा, 10⁻⁻8। रीजन, मल्टीप्लाई 10, मल्टीप्लाई बाय 10 भी किया था ना, डिवाइड बाय 10 की वजह से 7/10 0.7, और +9 -9 + 1 का आंसर -8 हो गया। हम लोगों ने मीनिंग चेंज नहीं किया है, बस इसे रीअरेंज किया है, शिफ्ट बाय शिफ्टिंग द डेसिमल पॉइंट। तो यहाँ पे अब जो नंबर मिला ना 0.7, ये इस रेंज में आके बैठ रहा है। 0.5 से इक्वल होना चाहिए, 0.5 से बड़ा भी चलेगा लेकिन 5 से छोटा बैठ रहा है इस रेंज में। तो ये जो -8 है ना, ये बन जाएगा ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। और एन इंटीजर है, इंटीजर पॉजिटिव भी होते हैं निगेटिव भी होते हैं। तो हमने एक पॉजिटिव वाला केस लिया, एक निगेटिव वाला। दिस इज हाउ ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कैन बी फाइंड आउट। तो यहाँ पे अपना फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट लेक्चर में इसके न्यूमेरिकल्स यानी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच।